अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर करंट अफेयर्स और जो डेली बेसिस की जॉब्स आती हैं वो अपलोड करता रहता हूं। अच्छा, मेरे मुताबिक इस लफ्ज़ में मेरी गुफ्तगू में मेरे मुताबिक का जो लफ्ज़ है वो बड़ा काबिल गौर रहेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक राय होती है। हर इंसान अपनी राय के मुताबिक बात करता है। सामने वाला उससे एग्री कर सकता है और डिसएग्री कर सकता है। अपनी राय किसी पर धौंस जमाते हुए मुसलत नहीं की जा सकती और आप भी डिसएग्री कर सकते हैं इस चीज़ से। सॉरी। अब जो पीपीएससी है या एफपीएससी है या फिर सिविल सर्विस का कोई भी इम्तिहान है, वो एक सब्र के साथ मुसलसल कंसिस्टेंसी का नाम है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपकी 20-25 मिनट की वीडियो है और वो 20-25 मिनट की वीडियो में या 30 मिनट्स की वीडियो में 30 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं। एक पेपर को अगर आप हक से उसकी तैयारी करें तो उसको 1 घंटा लग ही जाता है। तो एक पेपर की ऐसी तैयारी करें, अगर उस पर घंटा लग जाता है कि उस पर घंटा लगे, बाद में उस पर फिर घंटा ना लगाना पड़े। यहाँ मैं बात करता चलूँ कि यहाँ से पेपर देखने पर आपको क्या फ़ायदा होगा। पहली तो बात यह है कि यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो बाकायदा एक बार मैंने सर्च करके जो गलत है उनको ठीक किया हुआ है। दूसरी बात, जो एब्रीवेशंस आती हैं वो साथ में लिखी हुई हैं, वो साथ में प्रोनाउंस हो जाती हैं। अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन आ गई है वो भी साथ में करेक्ट अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। और साथ में अगर कोई सन या किसी का बैकग्राउंड का हवाला देना आया या एक एमसीक्यू से 2-3 एमसीक्यूज़ कैसे मान रहे हैं वो भी साथ में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी होने से बचाते हुए हम देखते हैं, अपना शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पेपर है, पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर का है। ये 2016 में जो लिया गया था सब इंस्पेक्टर के लिए, वो क्योंकि आने वाली पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ है, तो वो कोविड की वजह से पोस्ट उनकी लेट होते जा रही हैं। और उसमें 40% 40% यानी 40 एमसीक्यूज कंप्यूटर के उन्होंने सिलेबस में रखे थे। तो बाद में पता नहीं वो क्या करते हैं, लेकिन अभी तक यही सिलेबस उनका कायम है। देखते हैं कि आज का हमारा पहला एमसीक्यूज क्या है, कौन सा है। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट के लिए पेपर लिया गया था। नेम द मुगल एम्पायर हु डाइड इन द 1556 आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से गिरकर कौन हुआ था, गिरा था, जख्मी मरा था, मतलब जिसकी डेथ हुई थी, वो क्या है 1556। पहली तो बात है इसमें एक 1556 वाला याद रखने वाला है। और इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास हुमायूं। हुमायूं गिरा था, सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हुई थी, कब 1556 में। नेक्स्ट देखें तो ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन द 1648। अब दूसरा एमसीक्यू इसमें बन गया, ताजमहल 1648 में कंप्लीट हुआ था। बनना कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपने इसकी डेट देखनी है, और साथ में 1648 में बनकर कंप्लीट हुआ था। तो ये सारे ही जानते हैं किसके लिए बनाया गया था, मुमताज़ महल के लिए बनाया था शाहजहां ने। कहाँ पर है, आगरा में वाक़या है और दरिया जमुना के किनारे पर वाक़या है। 1 2 ये वाला 3 और साथ में दूसरा जो इसका एमसीक्यूज बना हुआ 4। अब एक एमसीक्यूज से रिलेट कितने कर रहे हैं, 4 एमसीक्यूज रिलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वाज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लिव इन द बैटल ऑफ प्लासी। कौन सा बादशाह था, कौन सा नवाब था जो बंगाल में डिफीटेड हुआ था लॉर्ड क्लिव प्लासी की जंग में। नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट हम देखें तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन सा था। सर आगा खान उसके पहले सदर थे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी, ढाका में, इंडिया में बनाएगी, ढाका में। 1906 में सर आगा खान उसके पहले प्रेसिडेंट थे और 1913 में कायदे आजम ने ये मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, नेम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय द साहिबजादा अब्दुल कयूम इन द खैबर पख्तूनख्वा। जो क्या है यहाँ पे पहले उसके NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या हमारे पास प्रोविंस पहले कहलाता था। ये इसका नेम कब चेंज किया था, खैबर पख्तूनख्वा 2010 में। इसका नेम चेंज कब किया गया था, 2010 में इसका नेम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। तो इसने कौन सा इंस्टीट्यूशन कायम किया था, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अब कितने हो गए, एक ये दो एमसीक्यूज इसी में क्लियर हो गए और यही बाद में कहीं ना कहीं और जगह रिपीट हो जाते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन व्हेन द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड। कौन सा था, एटली था जब पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया था 1947 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 है, बाय द एंड ऑफ अगस्त 1947 ऑल हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स हैड एक्सीडेड टू द इंडिया एक्सेप्ट। एक्सीडेड का मतलब होता है मान लिया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्ट, दूसरे वाला एक्सेप्टेड एक्सीडेड में उसने बात किया। एक्सेप्ट टू द इंडिया एक्सेप्ट वो कर लेते तो गलत अजीब हो जाना था। यहाँ पे एक्सीडेड का मतलब है कबूल कर लिया था।
कौन सी रियासतों ने? नंबर सी बोथ ऑफ देम, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है जी। स्टोर इनके बिना जूनागढ़ और हैदराबाद के अलावा बाकी जितनी भी रियासतें थी उन्होंने इंडिया को कबूल कर लिया था, इंडिया के साथ मुल्हिक होने की उन्होंने हामी भर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैज बीन नॉमिनेटेड द मॉनिटर एलओसी। जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसे कौन करता है? UNMOGIP। आपने इसका एब्रीविएशन देख लेना है और मुझे भी कमेंट्स में बताना है इसका एब्रीविएशन क्या है, UNMOGIP। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्थन एरियाज ऑफ द पाकिस्तान आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द। ये हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल ही में होते हैं जो नॉर्थन एरियाज हैं, या नॉर्थन एरियाज इनकी सबसे ज़्यादा रकबे के लिहाज से जो एजेंसी है वो साउथ वजीरिस्तान है यहाँ पर। और अगर ये एजेंसियाँ कितनी हैं? ये 7 हैं। अब इसी में से कितने MCQs बन गए? टोटल कितनी है? 7 एजेंसियाँ। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी कौन सी है? साउथ वजीरिस्तान। ये आपने देख लेना मजीद यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल वाज द इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू द डैश अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के थ्रू पाकिस्तान के लॉ में शामिल किया गया था राइट टू फेयर ट्रायल। ये एक मुनसिफाना क्या होता है, ट्रायल होता है, जजों के रिलेटेड है कि एक सही फैसला देना, उसके बारे में ये कब अमेंडमेंट की गई थी? 18th जो हमारे पास अमेंडमेंट थी उसमें ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट है चुबुर्जी इन द लाहौर वाज गेट वे टू द गार्डन बिल्ड फॉर द प्रिंस डॉटर ऑफ द एम्पीरियर औरंगजेब। यहाँ पर अब क्या है, औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा के लिए चुबुर्जी लाहौर में बनाई गई थी। यहाँ इसका दुरुस्त हो गया सी ऑप्शन, ज़ेबुन्निसा लाहौर में बनाई गई थी औरंगजेब की बेटी के लिए ज़ेबुन्निसा। औरंगजेब की बात आए तो जो बादशाही मस्जिद है वो भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। 1671 में उस पर काम स्टार्ट हुआ था और 1673 में कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट बात करें द बुक द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब ये क्या है? ये बुक्स के नेम है द सोल स्पोक्समैन, द मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज द रिटन बाय। ये किसने लिखी थी? इसका आयशा जलाल ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास है 13, कुछ होते हैं जिनका बैकग्राउंड कोई हवाला। अब ये जो नेम है ना आयशा जलाल, इसको आप किसी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। बेस्ट वे होता है कि जो नेम बेस्ड चीज़ें हों उन्हें किसी न किसी के साथ रिलेट कर लें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद रहते हैं। फादर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा जस्टिन ट्रूडेau हैड आल्सो रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा भी रहे हैं। व्हाट वाज हिज नेम? मतलब जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा का रिसेंटली सिलेक्ट हुआ था 2016 की बात कर रहा है, 2006 या 2016 का जो पेपर है उसमें, कि उसके बाद जो उसका वालिद है वो भी प्राइम मिनिस्टर रहा है कनाडा का। उसका क्या नाम था? मिचेल ट्रूडेau। इसके माइकल भी पढ़ते हैं, मिचेल भी पढ़ते हैं, तो आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने मुताबिक देख लेनी है। ब्रिटिश एंड अमेरिकन है, माइकल ट्रूडेau भी आप इसे कह सकते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान हॉकी टीम वोन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। लास्ट टाइम में गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने कब जीता था? 1984 में लॉस एंजलिस में। हु इज़ द पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये करंट में आ जाता है, इसको आप करंट की अलग एक लिस्ट बना लें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। पेपर होने से पहले 2-3 दिन पहले उनको एक नज़र देख लें क्योंकि ये वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास है 16 क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये एक नेक की बात करता है। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, नेक गर्दन में होता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है 17, क्योंकि गर्दन ये थ्रोट, ये एक्चुअली गर्दन सोर थ्रोट जो बीमारी होती है वो भी नेक में, गले की बीमारी है, तो लिहाजा ये नेक, गला भी हमारा नेक में ही आता है, तो इसलिए उन्होंने नेक वाला ऑप्शन रखा है। इधर थ्रोक्स की बजाय थ्रोट होता तो थ्रोट हम करेक्ट करते। नेक्स्ट हमारे पास है 17, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पहला पंजाब का गवर्नर कौन था? तो फ्रेंजिक म्यूडाय कौन था? पंजाब का पहला गवर्नर था। और उसके साथ आपने करंट भी देख लेना, करंट गवर्नर कौन है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन था? वो परवेज़ मुशर्रफ था। तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ पहला क्या था? चीफ एग्जीक्यूटिव था, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने भी बाद में जब मार्शल लॉ लगाया था तब वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना था। यहाँ पर हमारे पास कुछ आ जाते हैं, साथ में मैथ के क्वेश्चंस भी हैं। मैथ के क्वेश्चन साथ साथ में देख लेते हैं, चलो कुछ ना कुछ ये हम ये सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में। इन विच कंट्री द एंजल फॉल इज लोकेटेड। एंजल ऊपर लास्ट वाला, ऊपर वाला देखें तो 19वां है।
एंजल फॉल लोकेटेड, एंजल फॉल कहाँ पर है, इसका दुरुस्त ऑप्शन है नंबर बी, वेनेजुएला में हमारे पास एंजल फॉल है। नेक्स्ट नंबर अब्दुल रहमान चुगताई वाज आ फेमस, अब्दुल रहमान चुगताई वो एक दरअसल एक पेंटर था ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पेंटर था। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पर देखें 9 की बात करें तो 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। इसको 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और इसको 4 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, दोनों का अंडर रूट तो बरकरार ही रहेगा, अंडर रूट इनके दोनों के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 3/4 रह जाएगा, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास ए बनता है, जो कि दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास क्या है, नंबर 22 क्वेश्चन है, इफ 25 टॉयज कॉस्ट 500 व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द 75 टॉयज। वो कहता है कि अगर 25 खिलौने आपके 500 के हैं तो कितनी 75 खिलौने कितने होंगे, तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास, हम पहले एक खिलौने की कीमत निकाल लें, उसको 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल टॉयज़ की कॉस्ट निकल आएगी। 25 को इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितनी निकलती है, 20 रुपीज़ एक टॉयज़ की कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट निकलती है। 20 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें 75 के साथ हमारे पास कितना बनता है, 1500 रुपये, 1500 इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। काफ़ी आसान है, मैथ के बारे में कुछ ना कुछ ट्रिकी भी होते हैं लेकिन ये आसान है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर वो कहते हैं इनमें मिसिंग नंबर आपने फाइंड करना है। मिसिंग नंबर की ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें 1 है पहले, फिर आगे क्या 3 3 मतलब 2 का गैप आ गया, फिर आगे 2 का गैप आ गया 5 5 और फर्दर आगे दोबारा 2 का गैप आ गया तो 5 5। यहाँ पर देखें तो अगर 5 5 अगर एक सीरीज इसकी बन रही है कि ये सिर्फ वो अदाद हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं, मतलब इन पर कोई और हिंसा कोई और न्यूमेरिक डिवाइड नहीं होता, 1 पर 3 पर 5 पर और 7 पर। अगर तो यहाँ पर होता 11 11 तो हम सिलेक्ट करते हैं 11 11 को भी, लेकिन यहाँ पे 2 2 का गैप दे रहा है तो हमारे पास जो नेक्स्ट बन रही है 2 के गैप के बाद 9 9 हमारे पास बन रहा है, 7 + 2 9 बनता है और 2 बार रिपीट करना है, 9 9 बन गया। 24 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज ऑफ, सीरीज नंबर में मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है 59 60 59 7 57 54 और आगे क्या आपके पास 50। अब यहाँ पर मसला क्या बन रहा है, ये 5 फिर आगे 4 फिर आगे 3 फिर आगे 2 फिर आगे क्या 1 का गैप है। अगर इधर से आपने देखना तो 1 का गैप, फिर वह 2 का गैप आ गया, फिर 57 के बाद 54 इनके दरमियान 3 का गैप, 54 और 50 के दरमियान कितना आ गया आपके, फिर 4 का गैप, और 50 जो इधर लास्ट वाला आएगा उसमें 5 का गैप होना चाहिए, तो 5 का गैप किसके साथ बन रहा है 45 के साथ। नेक्स्ट आप देखें तो 25 क्वेश्चन नंबर, अ मैन वॉक 4 किलोमीटर टू हिज द वेस्ट, द टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्ट ऑन द विच ही इज रिलेशन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर वो कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से इनकी जितने भी इसने मूवमेंट किए हैं, लास्ट में जहाँ पर वो खड़ा होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से वो कहाँ पर खड़ा होगा। अगर आप देखें तो आपने वहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ पे उसी पर आप रफ वर्क कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन होगी। वो कहता है एक ने स्टार्ट किया है, एक कहाँ से, मैन वॉक टू द ईस्ट, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया, अब इस तरफ चल रहा है तो उसका साफ ज़ाहिर है लेफ्ट ये होगा, टर्न लेफ्ट लिया नॉर्थ की तरफ आ गया, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद अब इधर आ गया, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये वाली, इसके मुताबिक उसका लेफ्ट होगा ये वाला, वो इस तरफ लेफ्ट लेता है तो वो इस तरफ आएगा, सीधा जाता है सीधा गया, फिर टर्न लेफ्ट, फिर इधर आया, फिर टर्न लेफ्ट लिया, फिर इधर आ गया, यहाँ पर आके वो रुक गया। अब वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट, अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, इसके लिहाज से किस डायरेक्शन में है। अब इस पॉइंट का ईस्ट ये है, इस पॉइंट का वेस्ट ये है, इस पॉइंट का साउथ ये है और इस पॉइंट का नॉर्थ ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से वो कहाँ पर होगा, वो नॉर्थ में होगा, तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप इसे दोबारा थोड़ा सा रिपीट करके देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 26 आ रेक्टेंगुलर फॉर्म 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड एंड द 4 मीटर हाई, व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम इन द क्यूबिक मीटर। वो कहता है कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा जबकि उसकी लंबाई 6 मीटर है, 5 मीटर उसकी चौड़ाई है और 4 मीटर हाई है। वॉल्यूम आप जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय आपके पास हाइट होती है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 120 आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बाय द बी एंड 28 मीटर्स ऑफ द 7 सेकंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस।
आपने ये हल करके मुझे बताना है। बाय द वे मैंने अभी इसको सर्च करना है। अगर आप में से किसी को इसका दूसरा ऑप्शन पता है तो मुझे भी प्लीज़ गाइड करें और कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 28 क्वेश्चन क्या है। 28 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें क्या कहते हैं, इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ द 20% इन द फाइनल ईयर। अब ये किसका आ गया, ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैथ में हमेशा। एक सीरीज़ का आ गया, ठीक है जी, ये दूसरा सीरीज़ का हो गया, दो सीरीज़ के आगे एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये वाला देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, और दूसरा कौन सा वॉल्यूम रेक्टेंगुलर फार्मूला टाइप आ गया। थर्ड वन ये वाला फिर दोबारा फार्मूला टाइप आ गया, और फोर्थ वन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास फिर क्या है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आ गया एक रेशो का क्वेश्चन है। इस लिहाज से सारे क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। अराउंड अबाउट 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मैथ के 2016 के सब इंस्पेक्टर के पेपर में। यहाँ पर बात करते हैं, वो कहता है 20% उसने क्या किया, पहले साल में प्रॉफिट कमाया इमरान ने। नेक्स्ट ईयर ही हैड ए लॉस 25%। नेक्स्ट उसने क्या किया, 25% का नुकसान किया। ऑन द कैपिटल ही हैड द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, उस कैपिटल पर जो नेक्स्ट साल स्टार्ट में उसके पास मौजूद था। व्हाट वाज हिज ओवरऑल लॉस, अब उसका ओवरऑल लॉस क्या होगा। मैंने इस पर एक्चुअली दरअसल पहले वीडियो बनाई थी, वो मुझसे मिसप्लेस हो गई, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पर इसे दोबारा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उसने स्टार्टिंग अमाउंट नहीं बताई। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सुकून के साथ, अगर चीज़ समझनी है तो उस पर 2 से 3 मिनट तो डेफिनेटली लगेंगे। तो अगर दोबारा फिर उस पर 2-3 घंटे लगाने एक ही पेपर तो फिर वो ये इस लिहाज से पढ़ सकते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और इस तरह पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह पढ़ने का ये है कि एक पेपर पर लगाए हुए घंटे पर आपको दोबारा फिर घंटा नहीं लगाना पड़ेगा। वो कहता है 20% उसने क्या किया, मुनाफा कमाया। हम फॉर एग्जांपल 100 ही ले लेते हैं अपनी तरफ से, 20% उसने बता दिया ना, तो हम 100 ले लेते हैं कि 100 उसकी पहली इनिशिएटिव जो उसकी कैपिटल था, उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, उस पर उसने कितना कमाया पहले साल, 20% उसने प्रॉफिट कमाया। 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा, ठीक है जी। अब पहले साल उसने 20% प्रॉफिट कमाया, तो उसके पास टोटल कितनी होगी, 100 उसने लगाया, 20% उसने प्रॉफिट कमा दिया, तो टोटल उसके पास 120 रुपये बन गए। यानी नेक्स्ट ईयर उसके स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट थी बिगनिंग, उसकी कितनी होगी, 120। अब जो नेक्स्ट ईयर उसने ये 25% लॉस किया है ना, वो उसने 120 पर किया लॉस। अब 120 का 25% आपने निकालना है, ठीक है जी। 120 का 25% कैसे निकालेंगे, ये निकला पड़ा यहाँ पर देखें। 25% डिवाइड, परसेंट का मतलब 100 में से 25 डिवाइड, कोई भी आपने परसेंट निकालना हो किसी भी चीज़ का, यानी 120 का हमने 25% निकालना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120 यानी 120। यहाँ पर अगर 620 का हमने 25% निकालना होता तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 620 इधर कर देते। हमने क्योंकि 120 का निकालना है, इधर हमने 120 लिखा। 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 120, इनको सबको आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद आपके पास कितना बच जाता है, 30। ये आपके पास 30 बन गया, ठीक है जी। सब इसको कटिंग करेंगे तो 30 बन जाएगा। 30 करेंगे तो आप यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपने, वो कहता है 120 पर उसने 25% नुकसान किया, 120 का 25% 30 बनता है, तो मतलब उसे कितने परसेंट नुकसान हुआ, यहाँ पर वो देगा कि उसे नुकसान पहले तो उसने कितने परसेंट कमाया था उसने प्रॉफिट, 20%, ये देख रहे हैं 20%। अब वो कहता है उसका व्हाट वाज इज ओवरऑल लॉस, उसका ओवरऑल लॉस क्या होगा। पहले उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया था, दूसरे साल उसे कितना हुआ, 30% उसे नुकसान हो गया। 30% में से 20 निकाल दिया, जो टोटल उसका नुकसान हुआ वो 10% है। और यहाँ पर 10% दिया गया होगा, ये देख लें, ये 10% दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29%। राशिद बाय 3 बुक्स फॉर 16 ईच एंड 4 बुक्स ऑफ द RS 23। 3 बुक्स उसने ली हैं 16 रुपीज़ की, मतलब 16 मल्टीप्लाई 3 48 बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, 23 बुक्स उसने कितने की ली हैं, 4 बुक्स उसने ली हैं 23 रुपीज़ की। अब इसकी भी और इसकी आप देख लें, 23 बुक्स किसकी बन रही है, 23 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 2 आ जाएगा, और 4 ये कितनी बन रही है, 92 की बन रही है। 92 की ये बन गई और 48 की बन गई। 92 48 को प्लस करेंगे आपके पास 140 की टोटल बुक्स आ जाएंगी। मतलब टोटल बुक्स उसने कितनी की परचेज की, 140 की परचेज की। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 और 3 कितनी आपके पास 7, यानी 7 बुक्स हैं
टोटल, और कितने की खरीदी है, 140 की। टोटल कीमत पर बुक्स को डिवाइड करेंगे, आपको एवरेज उनकी क्या निकल आएगी, बुक्स की कॉस्ट निकल आएगी। 140 पर आप 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 इसकी एक बुक की कीमत निकल आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 30। वो कहता है 888 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पहले इसको इशारिया उड़ा देंगे, इसका पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें जमा कर देंगे और फिर 10 को डिवाइड कर देंगे। जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है, लाजमी नहीं, कुछ जानबूझकर करते हैं या फिर उन्हें आता नहीं होता, आता होता है बस एग्जाम प्रेशर की वजह से, या फिर वो माइंड उसको क्लिक नहीं करता तो फ़ौरन से ऐसे कर लेते हैं। लेकिन आपने माइंड में रखना है कि पहले डिवीजन होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर डिवीजन तो है नहीं, तो लिहाजा क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। 8 मल्टीप्लाई 0. आप 8 करेंगे तो आपको 6.4 आपके पास आंसर आ जाएगा। 6.4 को आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला आएगा। मतलब पहले आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना तो आपके पास ये वाला दुरुस्त ऑप्शन आ जाएगा। ना कि आपने पहले इनको ऐड कर देना फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या 31 विंडो 2007 इज एन, विंडो 2007 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं यहाँ पर 40 MCQs ट्राई करता हूँ कवर करने की, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, तो 40 हम नेक्स्ट में कर लेंगे, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर 50 करने की कोशिश करते हैं। चले देखते हैं जितना टाइम की मुनासिबत से वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑल द फाइल डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर्ड इन द, जो फाइल डिलीट करते हैं साउदर रिसाइकल बिन में जाती है। URL इज एब्रीवेशन ऑफ, ये थोड़ी ज़्यादा रखने वाली बात है। यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर होता है, कहाँ पड़ा ये वाला, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर, एलोकेटर भी होता है, लोकेटर भी यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ प्लेस ऑफ द हार्डवेयर इज कॉल्ड ड्राइवर। अक्सर आपने अगर विंडो करें तो विंडो करने के बाद आपको जो VLC मीडिया प्लेयर है या कोई भी मीडिया प्लेयर, साउंड के, माउस के, कीबोर्ड के, इनको आपको क्या करने पड़ते हैं, यार मैंने क्या करवाना है, यार मैंने ड्राइवर करवाने हैं, वो वाली बात आई। तो वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। आपके पास माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, साउंड हो गया, जो स्पीकर वगैरह, वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हम सॉफ्टवेयर करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ड्राइवर कहते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 35 है, अ प्रोग्राम यूज टू व्यू द वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस सच एज गूगल, याहू, इंटरनेट, क्या चीज़ें, ये सर्च इंजन कहलाते हैं हमारे पास, ब्राउज़र इन्हें कहते हैं। ये जितने भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड WW जो सर्च करते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, इंटरनेट हो गया, ये क्या है, ब्राउज़र हैं। और कीप इन माइंड दैट याहू इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन, नॉट अ गूगल इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन बट याहू। याहू पहले बना था, गूगल बाद में बना था, लेकिन गूगल ने ज़्यादा चीज़ें अडाप्ट कर ली और ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लिया, तो गूगल अब आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला इंजन क्या है, गूगल है। मैंने 3 MCQ इसमें बता दिए, एक ये बन गया, एक याहू की बात बन गई, और दोबारा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला इंजन कौन सा है, गूगल है। और दोनों ये कौन से हैं, सर्च इंजन हैं और ब्राउज़र हैं। ठीक है जी, ये 3-4 MCQs एक ही MCQs में क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या 36 है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम वर्ड बूट इज़ यूज्ड फॉर। बूट क्या होता है, जब कंप्यूटर आप चलाते हैं, चलाने के बाद अगर विंडोज 7 किसी के पास हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में, तो वो क्या हो रहा था, वो बूट का हो रहा होता है, मतलब उसके सारे जो ऑपरेशन है वो लोड हो रहे होते हैं। अब विंडो 7 और विंडो 10 में यही फ़र्क है कि विंडो 10 फ़ौरन से चल जाती है और चलने के बाद ऐसा ऐसा क्या करती है, लोड करती रहती है चीज़ों को, लेकिन विंडो 7 क्या करती है, वो चीज़ों को एक बार सबको लोड करती है और उसके बाद फिर चलती है। इसलिए विंडो 7 कदर थोड़ी सी स्लो और विंडो जो 10 है वो तेज़ है, तो उसे हम बूट कहते हैं। जब स्टार्ट करने के रिलेटेड आता है, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर की बात होगी, यहाँ पर ये वाला टू स्टार्ट अ कंप्यूटर लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द एक्यूस्टिक, वो एक्यूस्टिक की बात करते हो क्या है, साइंस ऑफ द साउंड। एक्यूस्टिक्स यही है, प्रोनाउंस आप इसे देख सकते हैं क्या करते हैं, मेरे मुताबिक यही हो रहा है, तो साइंस ऑफ साउंड्स की इसे बात कर रहे हैं। 38 आपके पास, इन अ ह्यूमन बॉडी गैल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ। गैल ब्लैडर किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। गैल ब्लैडर आपके मसाने के साथ होता है, जो बाय द वे मसाने को ही शायद वो कहते हैं, बायोलॉजी की टर्म है ये। या आपके जो वेस्टेज मटेरियल होता है, पानी होता है, उसे आप उसे कवर करता है, उसे अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरे ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू द हार्ट। यहाँ पर आप देखें, और यहाँ पर उन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने बी आर्टरीज का मेंशन किया हुआ है, लेकिन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरे ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू द हार्ट। अब आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ह्यूमन बॉडी तक लेके जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, ह्यूमन बॉडी से हार्ट तक लेके कौन सी जाती हैं। याद रखें,
दो तरह की हमारे पास कौन सी हैं, वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वेसल्स कह लें आप, वेन्स तो वो होती है ना, उनको आगे कैटेगराइज कर देता है। दो तरह की वेसल्स होती हैं, एक जो दिल से खून बॉडी तक लेके जाती हैं और दूसरी जो बॉडी से खून दिल तक लेके जाती हैं। जो दिल से बॉडी तक लेके जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आर्टरीज कहलाती हैं। इन्होंने पीछे आर्टरीज मेंशन किया होता है, इसलिए मैंने आर्टरीज को काट कर मैंने वेन्स लगाया। अब ये आर्टरीज, इन दोनों को कन्फ्यूजन आप याद कैसे रखते हैं, आर्टरीज ए से स्टार्ट होता है और ए से ही अवे बनता है। अवे का मतलब होता है दूर, यानी दिल से दूर ले जाना, दिल से बॉडी की तरफ ले जाने वाली वो आर्टरीज होंगी, ठीक है जी, और बॉडी से दिल तक लेके आने वाली वेन्स होंगी, सही है। अब इसे देख सकते हैं दोबारा एक बार। ग्लूकोमा इज काज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर विद इन। ग्लूकोमा प्रेशर किस चीज़ में बढ़ने से बनता है, ग्लूकोमा आई आंखों की बीमारी है, आंखों में प्रेशर बढ़ने से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास इधर देखते हैं, तो मैं लेमन इज अ गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी। लेमन तुर्श होता है तो विटामिन सी का ही सोर्स होगा। फाइंड द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस अ सिमिलर वर्ड। ये किसकी बात करेगा, ये यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स की बात आ गई, तो सिनोनिम्स की बात करेगा। तो हमारे पास सिमिलर वर्ड्स की बात करेंगे, कंडेमिनेशन एंड डिसअप्रूवल। कंडेमिनेशन और डिसअप्रूवल की बात वो कर रहा है, तो इसका क्या है, ब्लास्फेमी इन रेरिवस, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। अब इसकी गुड प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ब्लास्फेमी। तौहीन और बदउनवानी, इन दोनों के साथ मिलते जुलते क्या बना है, जैसे कि ये एक दूसरे का मतलब, कंडेमिनेशन और डिसअप्रूवल दूसरे का मतलब है कोई भी चीज़ आपस में अप्रूव ना करना। कंडेमिनेशन का मतलब यही होता है। ब्लास्फेमी का मतलब है तौहीन करना, और इररेफरेंस का मतलब होता है बदउनवानी। रिहर्सल एंड परफॉर्मेंस, पहले रिहर्सल होती है, बाद में परफॉर्मेंस होती है, ये फिर इंगेजमेंट और वो मैरिज वाली बात आ गई है। चले यहाँ पर सबके दिल खुश हुए होंगे, पहले इंगेजमेंट और फिर मैरिज। कहते हैं शादी वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने ना खाया वो भी पछताया। तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अगर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। नेक्स्ट देखते हैं 43 हमारे पास, 43 हमने कर लिया है। 44 है हमारे पास, ग्रेसफुल एंड मूवमेंट। ग्रेसफुल और मूवमेंट, आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी के ऊपर निशान लगाया और किसी के ऊपर निशान नहीं लगाया हुआ। ये इनके ऊपर निशान इस तरह के गोल दायरे सर्कल रिंग्स नुमा करने का मकसद है कि ये मैंने दोबारा इन्हीं को रिपीट करना है, जो मैंने बार बार मेरे रिपीट हुए हैं। यहाँ पर देखें, ये मुझे आता था, ये मुझे आते थे, ये मुझे आते थे, जो मुझे आते हैं वो मैंने रिपीट नहीं करने। बाद में अगर मैंने दोबारा रिवीजन करूँगा तो मैंने दोबारा रिवीजन में सिर्फ इन्हीं को देखना है जिन पर मैंने काम ये वाले टिक लगाए हुए हैं। जो स्पेशली जहाँ पर इंग्लिश वाले आ जाते हैं तो वहाँ पर जेन्युइन बात है, जो इंग्लिश के होते हैं ना, सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स, ये थोड़े से टफ ही होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ। जो मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन देता हूँ मैं उस पर भी लगा देता हूँ। बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेसफुल, मूवमेंट। ग्रेसफुल और मूवमेंट का मतलब है आर्टिकुलेट स्पीच। आर्टिकुलेट स्पीच विद द स्लो ग्रेसफुल स्टेप्स ही पुल्ड द हरसेल्फ इनटू द डांस। ये इसका फिक्रा बना हुआ है। विद स्लो ग्रेसफुल स्टेप्स ही पुल्ड हरसेल्फ इनटू द डांस, इनटू द डांस। तो इसका हमारे पास कौन सा बन रहा है, आर्टिकुलेट और स्पीच, इसका ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज नियरली सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मीनिंग, जो इसके मीनिंग क्या है गिवन वर्ड के मुताबिक है। थोड़ी बहुत कोई बातें लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। एडहेयर का मतलब क्या होता है, एडहेयर का मतलब थोड़ा होता है स्टिक, एक थिक साथ जम जाने वाला स्टिक, इसका मतलब ये होगा। फ्रेटिकल, फ्रेटिकल का मतलब होता है जुनूनी, जुनूनी, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव आ जाएगा इसका, ऑब्सेसिव थोड़ा सा जुनूनी में आ जाता है। प्लेज, प्लेज का मतलब होता है अहद करना, अहद का मतलब प्रॉमिस। अब भाई वादा किया, प्रॉमिस किया, ठीक है जी। तो आपने इनको देख लेना, ऑब्सेसिव और इनके मायने एक बार दोबारा याद कर लेना। ये डेफिनेटली चीज़ें ऐसी चीज़ें जो बार बार याद करने से आपको याद कीप इन माइंड रहेंगी आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वाजे, और गैर वाजे की इसकी चूज द वर्ड दैट इज द नियरली अपोजिट। अब बात आ गई अपोजिट की। एक्सप्लिसिट, गैर वाजे, एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें कोई भी गुंजाइश ना छोड़ी जाए। क्लियर एंड इन डिटेल, एक्सप्लिसिट जिसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना छोड़ी जो बिल्कुल क्लियर कट हो। ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वाजे और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है बिल्कुल क्लैरिटी, और इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, कन्फ्यूजन। सी, देखिए कन्फ्यूजन मतलब एक बात क्लियर कर देगी, एक बात कन्फ्यूजन में छोड़ देगी, हम अपोजिट देख रहे हैं। रिलिक्विश, रिलिक्विश का मतलब होता है दस्तबरदार होना, और एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है फ़र्ज करना, कबूल करना। मतलब आप किसी चीज़ से दस्तबरदार हो जाए, मतलब आप उसे छोड़ दें
और अज्यूम का मतलब क्या होता है, आप उसे कबूल कर लें। तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। तो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो वीडियो मैंने 30 मिनट्स की बनाई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।